जितना हमें खूबसूरत दिखता है, रात में उतना ही वो भयानक हो जाता है। क्योंकि जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का ही खतरा नहीं होता, वहाँ और भी कई रहस्यमय शक्तियाँ रहती है, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, छलावे। ये सभी पारलौकिक ताकतें जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उससे भी बुरा इंसानों की जान भी ले सकती है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी जंगल की कहानी। ये कहानी गुजरात के जंगल में बसने वाले एक छोटे से गांव की है। वैसे तो ये गांव जंगल में ही है, लेकिन इस गांव के बाद एकदम घना जंगल शुरू हो जाता है। वो गांव शहर से काफ़ी दूर था। गांव शहर से दूर होने की वजह से वहाँ पर कोई उद्योग नहीं था। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए या तो खेती काम करते या मजदूरी काम करते। एक दिन उस गांव के चौराहे पे एक कार आकर रुकी। उस कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां थी जो गुजरात के जंगलों में घूमने आए थे। गांव में जब कार रुकी वो वक्त सुबह का था। सुबह के वक्त गांव के सारे मजदूर गांव के चौराहे पे जमा होते थे। उनमें से एक लड़का था भोला। भोला की उम्र सिर्फ 15 साल थी। भोला अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मजदूरी काम करके वो कुछ पैसे कमा कर लाता था और अपने माता पिता को घर की जिम्मेदारियां उठाने में मदद करता था। भोला ने जब कार को देखा तो उसे लगा कोई सेठ मजदूर की तलाश में आया है। काम मिलने की उम्मीद में भोला झट से उस कार के पास गया। जैसे ही भोला कार के पास पहुंचा, कार का शीशा नीचे हुआ और गाड़ी चला रहे उस लड़के ने भोला से कहा, भैया जंगल में जाने के लिए यही रास्ता है ना? भोला ने उस शहरी लड़के से कहा, हाँ साहब, रास्ता तो यही है, मगर। तो उस शहरी लड़के ने भोला से पूछा, मगर? क्या मगर? साहब वो क्या है ना, ये गाड़ी लेकर आप सिर्फ 1 किलोमीटर तक के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ से घना जंगल शुरू हो जाता है और जंगल के अंदर जाने के लिए पगडंडियों वाला रास्ता है, उसमें ये गाड़ी नहीं जा सकती आपकी। तो कार में बैठे हुए लड़के ने भोला से कहा, अच्छा, जहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है और वहाँ से जो कच्चा रास्ता पगडंडी का शुरू होता है, वहाँ से तुमने रास्ता देखा है क्या जंगल में? तो भोला ने जवाब दिया, हाँ देखा है ना साहब, हम लकड़ियाँ काटने के लिए घने जंगल में उसी रास्ते से जाते हैं। कार वाले ने भोला से कहा, तो तुम हमें रास्ता दिखाने के लिए साथ चलोगे? तो भोला ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आपके साथ आया तो मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। तो कार में बैठे लड़के ने भोला से कहा, अच्छा, कितना कमा लेते हो एक दिन में? तो भोला ने उस लड़के से कहा, साहब काम मिल जाता है तो एक दिन का 300 रुपये कमा लेता हूँ। कार वाले ने भोला से कहा, देखो भोला, अगर तुम हमारे साथ चलते हो और जंगल में हमें अच्छी अच्छी जगह दिखाते हो तो हम तुम्हें एक दिन का 1000 रुपये देंगे और घूमने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे गांव भी वापस छोड़ देंगे। बोलो क्या कहते हो? 1000 रुपये की बात सुनकर भोला के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उससे सिर्फ घूमने के 1000 मिल रहे थे, जो उसकी 3 दिन की कमाई के बराबर होते। भोला ने बिना सोचे समझे उन लोगों को सीधा हाँ कह दिया, मगर भोला नहीं जानता था कि पैसों की लालच में आकर जल्दबाजी में जो फैसला लिया था वो कितना महंगा पड़ने वाला था। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, भोला गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही भोला कार में बैठा, उन लोगों ने अपना सफ़र आगे बढ़ाया। गाड़ी चला रहे लड़के ने भोला से पूछा, तेरा नाम क्या है छोटू? भोला ने जवाब दिया, मेरा नाम भोला है साहब। गाड़ी चला रहे लड़के ने भोला से कहा, देख भोला,
पहले तो तू ये साफ साफ कहना बंद कर दे। मेरा नाम ब्रिजेश है, पीछे बैठा वो संदीप है, उसके बाजू वाला है वो नरेश है, और ये है तानिया, और ये है सानिया। कार में बैठे सभी लड़कों ने भोला से हाय हेलो किया और भोला ने भी सबको हाथ जोड़ के नमस्ते किया। थोड़ी ही देर में वो लोग पगडंडी वाले रास्ते तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने एक जगह पर गाड़ी पार्क की और सब गाड़ी से नीचे उतर गए। भोला उन सब को लेकर पगडंडी वाले रास्ते पे आगे आगे चलने लगा। वो सभी लोग चलते चलते एक खंडर गांव तक पहुंच गए। जंगल में खंडर गांव को देखकर ब्रिजेश ने भोला से पूछा, भोला, इतने घने जंगल के अंदर ये कौन सा गांव है? भोला ने कहा, ये हमारा ही गांव है, डूंगरपुर। मेरे पिताजी बताते थे कि जब वो बचपन में छोटे थे तब वो यहीं रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होता गया सब लोग इस गांव को छोड़कर जंगल से बाहर दूसरी जगह पे गांव बसा लिया। कुछ देर रुकने के बाद फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे जंगल की गहराइयों में। भोला ने उन लोगों को जंगल की कई खूबसूरत जगह दिखाई और कुछ जानवर भी दिखाए। सबसे आखिर में भोला एक झील के पास पहुंचा। खूबसूरत झील को देखकर वो लोग बहुत ही उत्साहित हुए। झील का पानी एकदम साफ था। उन दोस्तों ने झील के किनारे अपने कैंप लगाए और झील में नहाने चले गए। उन लोगों ने बहुत सारी मछलियां भी पकड़ी। उन सभी ने वहां पर बहुत वक्त गुजारा। धीरे धीरे शाम होने लगी तो भोला ने उन लोगों से कहा, ब्रिजेश भैया, अब हमें चलना चाहिए, शाम ढलने वाली है। तो ब्रिजेश ने भोला से कहा, अरे रुकना भोला, कितनी खूबसूरत जगह है, थोड़ी देर और मछली पकड़ने देना, फिर निकलते हैं ना। उन दिनों सर्दियों का मौसम था तो शाम जल्दी ढल जाती थी। जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था भोला के चेहरे पे चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। कुछ आधे घंटे बाद जैसे ही ब्रिजेश मछली लेकर झील से बाहर आया तभी भोला सारा सामान पैक करने लगा और जाने की तैयारी करने लगा। भोला को सारा सामान समेटते हुए देख ब्रिजेश ने भोला से कहा, अरे भोला, ये क्या कर रहा है तू? तो भोला ने ब्रिजेश से कहा, ब्रिजेश भैया, आपने कहा था ना मछली पकड़ने के बाद हम चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो, शाम ढल गई है, अंधेरा भी होने लगा है। ब्रिजेश ने कहा, अरे यार, अभी तो हमने मछलियाँ पकड़ी है यार, अभी तो हम इसे पकाएंगे खाएंगे, वक्त लगेगा यार, तू इतना क्यों डर रहा है? भोला ने ब्रिजेश से कहा, आप लोग समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। इस जंगल में कोई भी रात को नहीं रुक सकता साहब, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है जंगल घना होने की वजह से हमने वहाँ गांव छोड़ दिया था? मेरे पिताजी ने मुझे बताया था उस गांव में अचानक लोग गायब होने लगे थे और जो लोग गायब हो जाते थे उसकी लाश तक नहीं मिलती थी। धीरे धीरे करके कई लोग वहाँ से गायब हो चुके साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, अभी निकलिए यहाँ से, इस जंगल से बाहर निकल जाइए रात होने से पहले साहब। तो ब्रिजेश ने भोला से कहा, अरे भोला, तू खामखा डर रहा है यार, मुझे पता है तुझे जंगली जानवरों से डर लगता है ना, तू टेंशन मत ले, रुक मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए ब्रिजेश ने अपने शर्ट को कमर से ऊपर किया और कमर में रखी हुई पिस्तौल भोला को दिखाई। लेकिन भोला जानता था इनके ये खिलौने जंगल में कुछ काम के नहीं है। भोला ने फिर से ब्रिजेश से कहा, देखिए साहब, वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी घर जाना है, बस मुझे मेरा गांव छोड़ दीजिए। आपने कहा था जंगल घुमाने के बाद आप मुझे मेरे गांव छोड़ देंगे। जब भोला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था तब ब्रिजेश को बहुत गुस्सा आ गया और ब्रिजेश ने भोला को 1000 रुपये देते हुए कहा, देख भोला, हम बहुत दूर से आए हैं जंगल में पिकनिक मनाने के लिए, हम तेरी वजह से हमारा प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। अगर तुझे रुकना है तो रुक और जाना है तो जा। ब्रिजेश की बात सुनकर भोला समझ गया था कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है
क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और अंधेरा बहुत हो गया था। अगर भोला अकेला ही पैदल जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात भोला अच्छी तरह से जानता था। इसी वजह से भोला ने उनके साथ रुकने का फैसला किया। फिर उन सभी दोस्तों ने आग जलाई और मछलियाँ पकाकर खाई। भोला चुपचाप आग के पास बैठा रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। लेकिन भोला ने उन लोगों के साथ खाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि भोला उन सभी से नाराज़ था। अब तक रात के 10 बज चुके थे और वो सभी दोस्त अब सोने की तैयारी कर रहे थे। सोने से पहले उन लोगों ने आपस में तय किया कि ये जंगल है, यहाँ जानवरों का खतरा तो रहता है, तो हम सभी आपस में बारी बारी पहरा देंगे। फिर उन तीनों लड़कों ने डिसाइड किया कि कौन कितने बजे तक जागेगा। तो संदीप ने कहा, अभी 10 बजे है, 10 से 1 बजे तक मैं जागूंगा। संदीप के बाद ब्रिजेश ने कहा, 1 बजे से 4 बजे तक मैं जागूंगा। उसके बाद नरेश ने कहा, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं जागूंगा। फिर सुबह होने के बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। भोला आग के पास चुपचाप बैठा था और उन सभी दोस्तों की बातें सुन रहा था। भोला को ऐसे उदास बैठे हुए देख संदीप ने भोला से कहा, भोला तो चिंता मत कर, सुबह हम जब यहाँ से जाएंगे ना, तब तुझे 1000 की जगह 2000 दे के जाएंगे। बस अब तो हंस दे यार। भोला ने गुस्से से संदीप की ओर देखते हुए कहा, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। फिर भोला ने अपना सर अपने घुटनों पर रख दिया और बैठे बैठे अपने आप से बड़बड़ाया कि पैसे तो तुम तब दोगे मुझे जब यहाँ से जिंदा जाओगे। उन सभी दोस्तों ने भोला की बात को नज़रअंदाज कर दिया और आपस में बातें करने लगे। फिर उन सभी दोस्तों ने आपस में गुड नाइट कहा और सोने के लिए चले गए। भोला और संदीप दोनों चुपचाप आग के पास बैठे थे। जंगल में एकदम गहरी खामोशी छाई हुई थी और कुछ झिंगुरों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराने की आवाज़ आई। भोला और संदीप दोनों चौकन्ने हो गए, मगर जंगल फिर से शांत हो गया। फिर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो संदीप को लगा कोई जानवर होगा जो झाड़ियों से होकर चला गया। लेकिन भोला को लग रहा था जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा है। ऐसे ही रात के 1 बज गए और ब्रिजेश की बारी आई पहरा देने की। तब संदीप ने जाके ब्रिजेश को जगाया और कहा, ब्रिजेश अब तो पहरा दे, मैं जाके सोता हूँ। फिर ब्रिजेश उठा और संदीप की जगह पे जाके बैठ गया। फिर ब्रिजेश ने अंगड़ाई लेते हुए भोला से कहा, भोला तुझे नींद आ रही हो तो सो जा, अब मैं पहरा दे रहा हूँ। लेकिन भोला की नींद कोसों दूर थी। डर की वजह से भोला ने अपना सर ना में हिला दिया। भोला और ब्रिजेश दोनों आग के सामने बैठे थे कि तभी जंगल की झाड़ियों में से किसी बच्चे की आवाज़ आई। माँ, कहाँ हो तुम माँ? माँ, मुझे घर जाना है माँ। माँ, कहाँ हो तुम? रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनकर ब्रिजेश ने भोला से कहा, भोला लगता है कोई छोटा बच्चा जंगल में गुम हो गया है, हमें चल के उसकी मदद करनी चाहिए भोला। अभी भोला कुछ कहता उससे पहले ब्रिजेश उठकर उस झाड़ियों की ओर जाने लगा। तभी भोला ने ब्रिजेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, ब्रिजेश भैया, अरे ब्रिजेश भैया मत जाओ, अरे रुक जाओ। आप सोचो तो सही, यहाँ से गांव कितना दूर है, वहाँ से कोई छोटा बच्चा यहाँ कैसे गुम हो सकता है। तो ब्रिजेश ने भोला से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ खंडर गांव में कोई रह रहा हो और उसका बच्चा खेलते हुए यहाँ पर गुम हो गया हो। क्या पता उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे हो, शायद वो उसके लिए परेशान भी हो रहे होंगे, तो हमें उसको बचाना चाहिए भोला। नहीं ब्रिजेश भैया, ये कोई बच्चा नहीं है,
ये एक छलावा है। हमारा पूरा गांव जानता है इस जंगल में छलावे रहते हैं और वही इंसानों को मार देते हैं। उसी वजह से हमने वो पुराना गांव छोड़ दिया था। भोला की बात सुनकर ब्रिजेश ने कहा, छलावा? ये क्या होता है छलावा? ब्रिजेश भैया, छलावे वो होते हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर वो जंगल के अंदर ले जाते हैं, फिर उसे मार देते हैं। भोला की बात सुनकर ब्रिजेश हंसने लगा। क्या कहा भोला? छलावा? भूत प्रेत पिशाच छलावा। तुम गांव वाले भी ना एकदम अनपढ़ गवार होते हो, किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हो। तुम गांव वालों का कुछ नहीं हो सकता। अभी भोला और ब्रिजेश बात कर ही रहे थे कि तभी एक औरत हाथ में लालटेन लिए उन दोनों के सामने से गुजरी। मुन्ना, कहाँ चला गया बेटा? मुन्ना, मुन्ना, कहाँ है तू मुन्ना? ब्रिजेश ने जब देखा कि एक औरत अपना बच्चा ढूंढती हुई जंगल में इधर उधर घूम रही है, तो ब्रिजेश ने भोला से कहा, देख भोला, मैंने तुझसे कहा था ना, उस बच्चे के माँ बाप उस बच्चे के लिए परेशान हो रहे होंगे। देख, उसकी माँ जंगल में इधर उधर घूम रही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। अभी भोला ब्रिजेश को कुछ समझाता उससे पहले ब्रिजेश ने उस औरत को आवाज़ लगा दी, अजी रुकिए, सुनिए तो, आप किसी बच्चे को ढूंढ रही है। तुरंत वो औरत रुक गई और कैंप की तरफ बढ़ने लगी। वो औरत कैंप से थोड़ी दूर अंधेरे में आकर रुक गई और उसने कहा, हाँ, मैं अपने बच्ची को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो ब्रिजेश ने उस औरत से कहा, जी देखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पास में कहीं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो उस औरत ने ब्रिजेश को चौंकते हुए पूछा, कहाँ कहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दी थी? बताइए ना, कहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दी थी? तो ब्रिजेश ने उस औरत से कहा, यहीं बस आसपास में कहीं अंधेरे में उसकी आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। ब्रिजेश की बात सुनकर वो औरत ब्रिजेश के आगे गिड़गिड़ाने लगी, मेहरबानी करके मुझे मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं। मेरा मुन्ना काफी छोटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। अनजान औरत को अपने बच्चे के लिए इतना परेशान देखकर ब्रिजेश ने उस औरत से कहा, देखिए, अब शांत हो जाइए, अब परेशान ना हो, आपका बच्चा यहीं कहीं होगा, मैं मदद करूँगा आपको उसे ढूंढने में। ये कहते हुए ब्रिजेश ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अंधेरी झाड़ियों में जिस तरफ से बच्चे की आवाज़ आई थी उस तरफ आगे बढ़ने लगा और वो औरत उसके पीछे पीछे जाने लगी। भोला ब्रिजेश को रोकना तो चाहता था, मगर उस वक्त भोला में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रिजेश को रोक पाए। जैसे ही ब्रिजेश थोड़े दूर अंधेरे में चला गया, तभी भोला ब्रिजेश के साथियों को जगाने लगा, संदीप भैया उठिए, संदीप भैया, संदीप भैया जल्दी उठिए। गहरी नींद में सो रहे संदीप ने अंगड़े लेते हुए भोला से कहा, क्या है भोला, सोने देना, तू तो सोता नहीं, मुझे तो सोने दे भाई। भोला ने संदीप से कहा, संदीप भैया, ब्रिजेश भैया किसी अनजान औरत के साथ उसका बच्चा ढूंढने के लिए इस घने अंधेरे में चले गए हैं। हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है वो कोई औरत नहीं थी, वो एक छलावा था। तब तक नरेश, सानिया और तानिया वो तीनों भी जाग गए थे। फिर संदीप ने भोला से कहा, क्या भोला, तू भी पूरा दिन छलावा छलावा करता है? अरे यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा, तू फिक्र मत कर, चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे।
तभी अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब गोली के साथ साथ ब्रिजेश की चीख भी सुनाई दी, तब उन लोगों को समझ में आया कि भोला क्या कहना चाहता था। ब्रिजेश की चीख सुनने के बाद वो सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च लेकर आवाज़ की दिशा में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भोला ने भी एक लकड़ी उठाई और उसमें अपना गमछा लपेटकर तेल में भिगोकर एक मसाल बनाई। फिर वो सभी लोग ब्रिजेश को पुकारते हुए जंगल में इधर उधर ढूंढने लगे। ब्रिजेश, कहाँ है तू? ब्रिजेश, ब्रिजेश। वो सब लोग ब्रिजेश को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक कहीं से ब्रिजेश की आवाज आई। अरे दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। ब्रिजेश की आवाज सुनकर सभी लोग उसी दिशा में दौड़ने लगे। थोड़े ही आगे गए कि सामने ब्रिजेश खड़ा था। जैसे ही संदीप ने टॉर्च की रोशनी ब्रिजेश पर डाली, ब्रिजेश ने अपनी आंखें ढक ली और ब्रिजेश ने संदीप से कहा, अबे क्या कर रहा है यार, अंधा कर देगा क्या मुझे? ब्रिजेश को सही सलामत देखकर सभी के जान में जान आई। संदीप ने अपनी टॉर्च की लाइट नीचे करते हुए ब्रिजेश से पूछा, अरे यार, कहाँ चला गया था तू, और तूने गोली क्यों चलाई? अरे कुछ नहीं यार, वो एक जंगली बिल्ली थी, मुझे लगा वो चीता है, तो मैंने डर के मारे बंदूक से 2 राउंड फायर कर दिए। तो संदीप ने ब्रिजेश से पूछा, अरे यार, वो औरत कहाँ गई जो बच्चा ढूंढ रही थी? वो उससे बच्चा मिला कि नहीं मिला? अरे हाँ हाँ, मिल गया ना, यही पास में ही था। वो औरत तो अपना बच्चा लेकर अपने गांव की ओर कब की चली गई। वो सब लोग जब बात कर रहे थे तब भोला उन सब के पीछे मसाल लेके खड़ा था। फिर संदीप और उसके सभी दोस्त वापस कैंप की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़े, तभी ब्रिजेश को लगा कि उनके सारे दोस्त पीछे मुड़ गए हैं। इसलिए जैसे ही ब्रिजेश ने अपनी नज़र उठाई तो सामने देखा कि भोला अभी तक पीछे नहीं मुड़ा था, वो ब्रिजेश को ही देख रहा था। जैसे ही ब्रिजेश की नज़र ऊपर उठी, भोला ने देखा कि ब्रिजेश की आंखें अंधेरे में पीली चमक रही है। तभी भोला जोर से चिल्लाया, भागो, ये एक छलावा है। भोला ने जब छलावा छलावा चिल्लाया तो संदीप ने गुस्से में आकर भोला की कॉलर पकड़ ली और भोला से कहा, एक चपड़ मारूंगा अगर तूने दोबारा छलावे का नाम लिया तो। जब से आया है तब से छलावा 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 परेशान करके रख दिया है सबको। तब भोला ने अपनी गिरबान छुड़ाते हुए संदीप को कहा, अगर मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है तो एक बार ब्रिजेश भैया की आंखों में देखिए, क्या किसी इंसान की आंखें अंधेरे में पीली चमकती है? भोला की बात सुनकर सभी ने ब्रिजेश की ओर देखा तो ब्रिजेश के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे अपनी नज़र उनकी तरफ की। जब सब दोस्तों ने ब्रिजेश की आंखें देखी तो उन सभी लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि ब्रिजेश की आंखें किसी जानवर की तरह अंधेरे में पीली पीली चमक रही थी। अब ब्रिजेश के चेहरे पे गुस्सा था। धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ने लगी, उसके हाथ भी बढ़ने लगे, उसके नाखून भी लंबे होने लगे और उसका मुंह किसी भेड़िया मानव की तरह बदलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही पल में ब्रिजेश पूरा मानव भेड़िया में बदल गया। ब्रिजेश को मानव भेड़िया बनते हुए देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब सबको भोला की बात पे पूरा यकीन हो गया था कि ये ब्रिजेश नहीं, ये एक छलावा है और वो मानव भेड़िया का रूप लेकर अब सबका शिकार करने वाला है। जब छलावे ने भेड़िया मानव का रूप लिया उस वक्त बाकी सब तो उससे थोड़े दूर थे, मगर नरेश उसके बिल्कुल नज़दीक था। नरेश उस भेड़िया मानव से बचकर भागता, उससे पहले ही उस भेड़िया मानव ने एक ही वार में
नरेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। नरेश का सर कटा हुआ धड़ चलते हुए संदीप के कदमों के पास आकर गिर गया। सानिया और तानिया चीख चीख कर रोने लगी। तभी संदीप ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और लगातार मानव भेड़िया पे फायर करने लगा। संदीप के किए इस अचानक हमले में भेड़िया मानव को 2 गोली सीने में लग गई और वो अंधेरे में भाग गया। अंधेरे में झाड़ियों में जाकर उस छलावे ने यानी कि मानव भेड़िया ने हाउलिंग करना शुरू कर दिया। उस मानव भेड़िए के हाउलिंग करने से जंगल में कई जगह से उसके जवाब में कई भेड़िए हाउलिंग करने लगे। ऐसा लग रहा था वो मानव भेड़िया हाउलिंग करके अपने जैसे और भी मानव भेड़ियों को बुला रहा था। कुछ ही देर में जंगल में कई जगह से पेड़ों के हिलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो चारों ओर से कई भेड़िए उसकी तरफ दौड़ कर आ रहे हो। जंगल में बढ़ रही हलचल को देखकर वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते हुए भोला ने सोचा कि अगर हमें मारना ही था तो वो छलावे हमें कैंप पर भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कैंप पर हमला नहीं किया। जब वो छलावा औरत का रूप लेकर आया था उस वक्त भी वो कैंप से दूर अंधेरे में खड़ा था। फिर भोला को याद आया कि भोला और ब्रिजेश दोनों आग के पास बैठे थे। भोला ने सोचा हो ना हो जरूर ये छलावे आग से दूर रहते हैं। जब तक भोला को छलावे की कमजोरी पता चलती तब तक वो लोग कैंप से बहुत आगे निकल गए थे और जल्द से जल्द वो सभी लोग अपनी कार तक पहुंचना चाहते थे। भोला अचानक से रुक गया और सबको कहने लगा, वापस चलो, वापस चलो, हम कैंप के पास सुरक्षित हैं, वहां मत जाओ, हम मारे जाएंगे। लेकिन भोला के किसी ने एक बात नहीं सुनी, क्योंकि वापस जाना भेड़िया मानव के मुंह में जाने के बराबर था। इसलिए सब लोग आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन भोला को अपने आप पे पूरा विश्वास था। भोला वापस उस कैंप की तरफ दौड़ने लगा। भोला दौड़ता हुआ वापस कैंप के पास पहुंचा। कैंप के पास अभी भी आग जल रही थी। भोला उस आग की रोशनी के सहारे वहीं पर बैठ गया। भोला उन लोगों के कैंप के पास बैठा ही था आग के सामने। तभी उसे जंगल में आसपास की झाड़ियों में कई सारे पेड़ों के हिलने की और सराहने की आवाज़ सुनाई दी और कई सारे भेड़ियों की गुर्राने की भी आवाज़ सुनाई दी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हुए कई सारे मानव भेड़िए उन शेरी लड़कों का पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर में संदीप, तानिया और सानिया उन तीनों की चीखें जंगल में गूंजने लगी। भोला को समझने में देर नहीं लगी कि वो जिनके साथ आया था उन शेरी लड़कों में से अब कोई भी जिंदा नहीं। भोला अच्छी तरह से जानता था अब अगली बारी उसकी है। अगर उसे जिंदा रहना है तो इस आग को जलाए रखना होगा। भोला ने समझदारी दिखाते हुए
कैंप में जो भी सारा सामान था वो समेट लिया और कैंप को भी फाड़कर उसका कपड़ा भी उसने अपने पास रख लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे जला सके। जैसे ही आग की रोशनी कम होती, भोला कुछ ना कुछ सामान उसमें डाल दिया करता था, जैसे कि किताबें और कपड़े। जो भी जलाने लायक होता था वो भोला एक एक करके सब उसमें डाल रहा था ताकि आग की लो कम ना हो। भोला आग को जलाए रखने में लगा हुआ था, तभी सामने से अंधेरे में से कुछ लोग आते हुए भोला को दिखे। वो सभी लोग चलते हुए भोला की तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वो थोड़े नजदीक आए, चांद की रोशनी में भोला ने उन सब के चेहरे देखे। वो लोग और कोई नहीं, ब्रिजेश, संदीप, नरेश, तानिया और सानिया ही थे। उन लोगों ने आते ही भोला से कहा, अरे भोला, यहाँ क्यों बैठा है तू? कब से तेरा गाड़ी के पास इंतज़ार कर रहे हैं। चल अभी जल्दी चल, हमें भी घर जाना है, तुझे गांव तक छोड़ देते हैं। तब भोला ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी उनमें से ब्रिजेश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तभी भोला ने उन लोगों से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मैं यहीं रहूँगा आग के पास, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग कौन हो। भोला की बात सुनकर उन सभी लोगों को गुस्सा आने लगा और उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। हम देखते हैं कब तक तू आग को जलाए रखता है। वैसे भी तेरा सारा सामान बहुत जल्द खत्म होने वाला है और साथ तू भी खत्म हो जाएगा। इतना कहते हुए वो सारे छलावे मानो भेड़िए के रूप में आ गए और आग की रोशनी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आग को जलाए रखने के चक्कर में भोला ने बहुत जल्दी सारी चीज़ें आग में जला दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ उसके पहने हुए कपड़े थे। धीरे धीरे करके भोला ने अपने कपड़े तक उतार कर आग में जला दिए। सिर्फ एक चड्डी पहनकर भोला आग के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या करूं जो मैं इन भेड़ियों से बच जाऊं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिर में भोला ने सोचा, अब जब मरना ही है तो मेरे भोले बाबा का नाम लेकर मरता हूँ। तभी आग की रोशनी धीरे 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 करके एकदम से कम होती गई और आग बुझने ही वाली थी। तभी भोला ने अपनी जान बचाने के लिए भोले बाबा को पुकार लगाई, भोले बाबा मेरी मदद करो, भोले बाबा मेरी मदद करो, भोले बाबा बचाओ मुझे। तभी अचानक ही एक हवा का झोंका आया और थोड़ी बहुत जल रही आग भी बुझ गई। जैसे ही आग बुझी, भोला अपने आप को सिकुड़कर जमीन पे लेट गया और ओम नमः शिवाय की जाप करने लगा। उनमें से एक भेड़िया भोला पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक दौड़ता हुआ कहीं से एक शेर आया और उस मानव भेड़िया पे हमला कर दिया। शेर ने इतनी रफ्तार से हमला किया कि जब वो मानव भेड़िया पे कूदा, तब मानव भेड़िया और शेर लड़ते हुए जमीन में लुढ़कने लगे। शेर जब उस मानव भेड़िया से लड़ता हुआ खड़ा हुआ तो भोला को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो शेर दो पैरों पर खड़ा था और भेड़िया के कदम जमीन से ऊपर थे और भेड़िया की गर्दन शेर के मुंह के अंदर थी। शेर ने उस मानव भेड़िया की गर्दन को इतनी जोर से काटा
कि उसके गर्दन की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। उसी वक्त उस मानव भेड़िया ने अपना दम तोड़ दिया। उस मानव भेड़िया की मौत को देखकर सभी मानव भेड़िया गुस्सा हो गए और गुर्राते हुए शेर को घेरने लगे। गुर्राते हुए उन सभी मानव भेड़ियाओं ने शेर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। शेर और वो मानव भेड़िए लड़ते हुए अंधेरे में घनी झाड़ियों के अंदर चले गए और एक एक करके सभी मानव भेड़ियों की गुर्राने की आवाज दर्द भरी चीख में बदलने लगी। कुछ देर बाद उन मानव भेड़ियों की दर्द में कराने की आवाज भी बंद हो गई। अब सिर्फ भोला को वहां से चीर फाड़ की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद वो चीर फाड़ की आवाज बंद हो गई। फिर से पूरे जंगल में गहरी शांति छा गई। तभी भोला ने देखा जहाँ पर शेर और भेड़िए की लड़ाई चल रही थी, वहाँ से एक आदमी चलता हुआ भोला की तरफ आ रहा है। जब वो इंसान भोला के पास चलता हुआ आया तो चांद की रोशनी में भोला ने उसके दर्शन किए। उनका रूप मानो साक्षात भोलेनाथ जैसा था। उनकी बड़ी बड़ी जटा थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी और कमर से नीचे उन मानव भेड़िया का चमड़ा पहना हुआ था, जिसमें से अभी भी कुछ खून की बूंदें टपक रही थी। उनके शरीर पे कई जगह पर भेड़ियों के नाखून से खरोंचने के निशान थे, जहाँ से भी कुछ खून की बूंदें टपक रही थी और उनके मुंह पे भी खून लगा हुआ था उन भेड़ियों का। भोला को समझने में देर नहीं लगी कि शेर बन के जिसने उनकी जान बचाई है, ये देवता वही है। भोला उनके पैरों में गिरते हुए बोला, भोले बाबा आपने मुझे बचा लिया। भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अलख निरंजन, उठ जा बच्चा, अब तेरे प्राण को कोई संकट नहीं। भोले बाबा की कृपा से अब तू सुरक्षित है। भोला ने उस बाबा से कहा, बाबा आप कालों के काल हो, आप महाकाल हो, बाबा आप ही शिव शंभु हो, बाबा आप ही शंकर हो। अरे मूर्ख, मेरी तुलना मेरे इष्ट देव से करता है? मैं तो उसके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। बाबा को क्रोध में देखकर भोला डर गया। तो भोला ने बाबा से पूछा, बाबा एक बात पूछूं? अगर आप भोले बाबा नहीं हैं तो आपने कैसे जाना मैं मुसीबत में हूँ, और आप शेर का रूप भी कैसे ले सकते हैं? मैं अघोरी रुद्रनाथ हूँ। मुझे भोले बाबा की कृपा से कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है जिनकी वजह से मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। और रही बात तुम्हें बचाने की, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे भोले बाबा का नाम लेते हुए तुम चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि मेरे बाबा का भक्त कोई संकट में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, समझे? अलख निरंजन। ये कहते हुए रुद्रनाथ बाबा आगे जाने लगे तो भोला उसके पैरों में गिर गया। बाबा मुझे आप छोड़ के मत जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए बाबा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुझे तेरे माता पिता यही जंगल में ढूंढ रहे हैं, उसके साथ घर चला जा। जा। कहाँ पर है बाबा? मेरे माता पिता कहाँ पर है? कम से कम मुझे उसके पास छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा। अरे मूर्ख,
यही तो है तेरे पास में, तुझे पुकार रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चला जा उसके साथ। बाबा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, मैं किसके साथ जाऊँ? सही कहा बच्चा, तुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक तू छलावे की दुनिया में ही फंसा हुआ है। ये एक ऐसा आयाम है जो हमारी दुनिया की तरह ही लगता है। भोला ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से कहा, बाबा इस मुसीबत से आप ही मुझे बचाए। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे घर जाना है। कृपा करके मुझे इस मुसीबत से छुड़ाए। अघोरी रुद्रनाथ ने अपने हाथ से मुट्ठी बांधकर मुंह के पास लाकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। उस मुट्ठी को भोला की तरफ फेंकते हुए बाबा ने कहा, अलख निरंजन। बाबा के मुट्ठी में से निकली हुई राख भोला के चेहरे और आंखों पे गिरी तो भोला अपनी आंखें मलने लगा। कुछ देर आंखें मलने के बाद जब भोला ने आंखें खोली तो उसने पाया कि जंगल में चारों ओर उजाला फैला हुआ है और अघोरी रुद्रनाथ भी वहाँ पर नहीं थे। भोला अपने चारों ओर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई दी। भोला, भोला, कहाँ है तू भोला? भोला, भोला। भोला ने भी चिल्ला चिल्ला के अपने माँ बाप को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। पिताजी मैं यहाँ पर हूँ, पिताजी, पिताजी मैं यहाँ पर हूँ। भोला की आवाज़ सुनकर उनके माँ बाप दौड़ते हुए भोला के पास आए और आते ही भोला की माँ ने भोला को 2-3 थप्पड़ चढ़ दिए और रोते हुए भोला से कहा, क्यों आया था तू जंगल में यहाँ पर? क्यों आया था? तुझे कुछ हो जाता तो? भोला ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था और सारा कुछ अपने माता पिता को बता दिया। फिर भोला अपने माँ बाप के साथ अपने गांव चला गया। 2-3 दिन के बाद जब पुलिस उन शहरी लड़कों की तलाश में जंगल में आई तो पुलिस को सिर्फ उसकी कार मिली, मगर वो लोग ना ही जिंदा मिले ना उनकी लाश मिली। दोस्तों, भोला की कहानी तो यहाँ समाप्त होती है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गुजरात में ये मान्यता है कि आज भी जूनागढ़ के जंगलों में ऐसे कई अघोरी साधु महात्मा रहते हैं जो शेर का रूप भी ले सकते हैं। अगर आप इस विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मैं सुझाव दूंगा भागनाथ बापू, जो वेलनाथ बापू के गुरु थे, उनके विषय में आप ज़रा रिसर्च करिए। आपको पता चल जाएगा कि अघोरी शेर का रूप भी ले सकते हैं। अलख निरंजन।